आज मैं एक बहुत ही शानदार सेशन लेकर आया हूं आप सभी बच्चों के लिए। कई सारे बच्चे अभी भी इस सोच में पड़े हुए हैं या इस दुविधा में पड़े हुए हैं कि यार अभी एग्जाम बहुत दूर है, अभी हम अच्छे से कर सकते हैं। तुम्हारा एग्जाम तुम्हारे सर पर है, समय तो आगे निरंतर बढ़ रहा है, वो किसी के लिए नहीं रुकने वाला है, ना वो मेरे लिए रुकने वाला है, ना वो आपके लिए रुकने वाला है। जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के लिए जी जान तो लगाओ एक बार। वक्त को न यूं दोष दिया कर, सही वक्त पर इसका उपयोग कर लिया कर। कब तक दोष देता रहेगा इंसान, कब तक दोष देता रहेगा इंसान, बीते को भूल वर्तमान पर ध्यान दे लिया कर। तो यार आज मैं एक बहुत ही शानदार सेशन लेकर आया हूं आप सभी बच्चों के लिए। यह सेशन उन सभी बच्चों के लिए बहुत खास होने वाला है जो आगे चल करके नीट 2023 का एग्जाम देने वाले हैं। कई सारे बच्चे अभी भी इस सोच में पड़े हुए हैं या इस दुविधा में पड़े हुए हैं कि यार अभी एग्जाम बहुत दूर है, अभी हम अच्छे से कर सकते हैं। हाँ या ना? बहुत सारे बच्चे अभी भी आलसपन में लगे हुए हैं, अभी भी आलसी बने हुए हैं। उन्हें यह चिंता नहीं सता रही है कि तुम्हारा एग्जाम तुम्हारे सर पर है। पिछले वाले जो पुराना गुजर चुका उसके बारे में सोच रहे हैं कि अरे सर मेरा तो पिछली बार में ऐसा हो गया, मैं पढ़ नहीं पाया या मेरे घर पर ऐसी चीजें हो गई। तो यार समय तो आगे निरंतर बढ़ रहा है, वो किसी के लिए नहीं रुकने वाला है, ना वो मेरे लिए रुकने वाला है, ना वो आपके लिए रुकने वाला है। समय निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है बच्चा, किसी इंसान के लिए नहीं रुक रहा है। ओके, तो आपको यह चीजें छोड़ देनी है कि यार मेरा क्या होगा। आप कोशिश तो करो यार, जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के लिए जी जान तो लगाओ एक बार। कैसे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होएगा। ओके, बहुत सारे बच्चे अभी भी यह सोचते हैं कि यार अभी सो लेते हैं, अभी बहुत समय है हमारे पास, अभी हम थोड़ा सो लेते हैं, वक्त बहुत है। लेकिन पता नहीं चलेगा बच्चे ये आने वाला समय कब निकल जाएगा। ओके, तो आज मैं उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही शानदार सेशन लेकर आया हूं। यह सेशन उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो यह सोच रहे हैं कि सर हमें आगे की क्या प्लानिंग करनी चाहिए, किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए, या मैं एक दिन में कितना पढ़ूं। सर टॉपर कितना पढ़ते हैं एक दिन में, कितने घंटे सोना चाहिए, क्या हमें इनकी तरह दिन भर सोते रहना चाहिए। समय निकलता जा रहा है, समय का पहिया घूमता जा रहा है। तो यही सारी बातें हैं जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं और आपको बताना चाहता हूं कि यार आपको कितना पढ़ना चाहिए ताकि आप अपने नीट 2023 की प्लानिंग को और पुख्ता कर सकें। 7 मई 2023, 7 मई 2023। तो बच्चों यह डेट धीरे धीरे बहुत नजदीक आ रही है। हमें यह नहीं पता है कि यार हम कितना पढ़ें, हम अभी भी आलसपन दिखा रहे हैं। तो यार ऐसी चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? और विद्यार्थी के जीवन में तो 5 बातें बहुत अच्छी तरीके से बताई गई है यार। काक चेष्टा बको ध्यानम अल्प निंद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण आपके अंदर होने चाहिए तो आप एक अच्छे से सारी चीजें क्लियर कर पाओगे, सारी चीजों को बढ़िया समझ पाओगे, अच्छे से क्लियर कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स में पूछते हैं कि सर मेरे को कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, मेरे को 650 नंबर से ज्यादा नंबर लाने, मुझे कितनी मेहनत करनी चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के आज मैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार सेशन लेकर आया हूं। तो फटाफट से इस सेशन को सबसे पहले तो अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसको अच्छे से देख सके, सारी बातों को क्लियर कर सके। तो आइए बच्चों, आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि क्या क्या खासियत होती है एक टॉपर बच्चे के अंदर। अगर हम बात करें एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच में कि क्या खासियत होती है कि यार ये तो टॉपर कहलाता है और एक दूसरा बच्चा एवरेज कैटेगरी वाला कहलाता है। तो सबसे पहले अंतर है बच्चों ये कि यार यह जो भी टॉपर है ना वो भी आप तरह का ही एक बच्चा है, उसके भी बैकलॉग है, आपके भी बैकलॉग है। उसने भी उन्हीं टीचर से पढ़ा हुआ है, आपने भी उन्हीं टीचर से पढ़ा हुआ है। ठीक है, बस फर्क ये है कि यार वो किस तरीके से उस समस्या का निवारण करता है
और एक एवरेज स्टूडेंट किस तरीके से उस समस्या को लेकर के आगे बढ़ता रहता है कि यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मेरे लिए ये चीजें सही नहीं है, या मेरे लिए तो ये एग्जाम है ही नहीं। बहुत सारी नेगेटिव थॉट प्रोसेस आ जाते हैं बच्चों। सबसे पहले तो है सबसे बड़ा फर्क बेटा पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सकारात्मक सोच। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए यार ये एग्जाम तो मेरे ही लिए है, ठीक है। आपको ये तो सोचना ही नहीं है यार मैं तो बस एक कट ऑफ क्लियर कर जाऊं बस, तब तो आप एवरेज ही रहोगे। लेकिन आपकी सोच ये है कि यार मेरे को तो क्या करना है, मेरे को तो इसमें 720 में से 700 नंबर लेकर आने, 650 690 का मेरा टारगेट है। तो पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए बच्चों। और ऐसे बच्चे, ये बच्चे रखते हैं कि सर कोई बात नहीं, सर अगर मेरा नीट में नहीं होगा तो नर्सिंग तो मैं कर ही लूंगा। चलो यार तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर ज्यादा अच्छा लगेगा या नर्स ज्यादा अच्छा लगेगा? जब तुम्हें डॉक्टर बनने का अगर मौका मिल रहा है तो तुम बनने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? तुम ये क्यों चाहते हो कि सर मैं तो नर्सिंग कर लूंगा आगे चल करके, बढ़िया है, ठीक है सर, नहीं होने से तो कुछ तो अच्छा है। परंतु यार जब तुम्हारे पास अभी ये मौका है तो इस मौके का फायदा उठाओ ना। अभी क्यों सोच रहे हो तुम इस बात को? ठीक है, यह नेगेटिव अप्रोच तुम्हारे लिए बहुत खराब रहेगी बच्चों। तो यार आप जो एवरेज स्टूडेंट है वो यही सोचता है कि अरे कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, अपन तो नहीं होने से यही कर लेंगे, चलो एक बार इसके लिए जी जान तो लगा, एक बार इसके लिए मेहनत तो कर। ये बहुत बड़ा फर्क है बच्चों। दूसरी बात, क्लास नोट्स। यार इन बच्चों के क्लास नोट्स एकदम प्रॉपर होते हैं, एकदम अच्छे होते हैं, अच्छे सारी चीजें क्लियर करते हैं। आप थोड़ा सा लापरवाही कर रहे हो, कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखो। सर मैं तो क्लास नोट्स अच्छे से पढ़ रहा हूं लेकिन उनका रिवीजन नहीं कर रहा हूं। हमें रिवीजन भी तो करना होगा यार, हमें रिवीजन भी करना होगा, अच्छे सारी चीजों को करना होगा। और लाइन बाय लाइन ये हमने कर लिया, फिर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रिवाइज करनी होगी, एनसीईआरटी रिवाइज करनी होगी अच्छे से। सर मैं तो कभी कभी टेस्ट देता हूं, सर मैं पिछले संडे को ना शादी में गया था इसलिए टेस्ट छूट गया मेरा, और उससे पहले ना मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मैं चीजों को कर नहीं पाया। ठीक है यार, तबीयत का तो कोई कुछ नहीं कर सकता, उस टाइम पर तो सबके साथ ऐसी सिचुएशन होती है। लेकिन तुम अभी बाकी गतिविधियों में लिप्त ना रहो। तुम्हारा बस अभी एक ही टारगेट होना चाहिए कि मेरे को बस नीट का एग्जाम क्रैक करना है। आपका दोस्त कुछ भी कर रहा हो ना, उसके घर में फंक्शन हो रहा हो या कुछ कहीं और घूमने जा रहा हो, या वो कहीं वो बोले कि चल यार मेरे साथ मार्केट में चलते हैं, अपन आज ये सामान लेकर आएंगे, यार क्यों? तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? तुम्हारे पास वैसे ही कम समय बचा हुआ है। ओके, ध्यान रखिए इस बात का, यह चीजें आपको नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हिंदी मीडियम का बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाता है आसानी से, इंग्लिश मीडियम का बच्चा आसानी से सेलेक्ट हो जाता है। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे ये कारण है बेटा, वो सिंसियर होते हैं पढ़ाई के लिए। बुरा मत मानिएगा, एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा और एक हिंदी मीडियम के बच्चे में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है बेटा सिंसियरिटी का। उनके पेरेंट्स उनको अच्छे से इस बात के लिए रखते हैं कि यार तुम केवल पढ़ाई करो, तुम्हें बाकी काम से मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर वो बच्चे यार बाहर ही नहीं जाते पहली बात, तो वो कंटिन्यू पढ़ाई करते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं। और हिंदी मीडियम के बच्चे थोड़े लापरवाही दिखाते हैं इस मामले में, यह हकीकत है, ठीक है। उनको पढ़ाई के अलावा 10 काम करवा लो वो कर देंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। पर तो इस बात का ध्यान रखें, सिंसियरिटी रखें बेटा, पढ़ाई में सिंसियरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। और कंसिस्टेंसी, डेली का काम डेली होना चाहिए। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार आज तो मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूं, कल 5 ही घंटे पढ़ रहा हूं, उससे भी कोई सेंस नहीं निकलेगा, ठीक है। डेली का टारगेट बनाओ, उसको डेली के डेली अचीव करो। होता है, मान लो आपने कोई टारगेट बनाया, कल अचीव नहीं हो पाया, कोई बात नहीं यार, अगले दिन तो अचीव करो उसको कल पर मत टालो, वो चीजें बहुत दिक्कत देगी। और अभी तो एग्जाम टाइम है, एग्जाम टाइम पर तो ऑटोमेटिक प्रेशर आ जाता है दिमाग में, ठीक है, कि यार अब तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। पूरे साल भर मौज मस्ती कर ली, अब तो करना ही पड़ेगा। तो जरा देखो ध्यान से, इन सारी चीजों को आप फोकस में लेकर आए। तीसरी बात, मॉक टेस्ट आप देते रहें, मॉक टेस्ट आप देते रहें, इसमें कभी भी कोई लापरवाही नहीं करें। और मॉक टेस्ट को आप जैसे ही देकर आए, आपको रिजल्ट पता चलेगा आपके कितने नंबर आए,
फिर बाद में घर पर जाकर के अच्छे से उसको सोल्व भी करो। मॉक टेस्ट को आप दोबारा से लगाओ कि यार मेरे से ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो पाया, फिर उनके सोल्यूशन देखो बेटा, बहुत फायदा मिलेगा। जैसे कि हम करते हैं ना, जैसे आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाते हो, ठीक है, 10 क्वेश्चन लगा लिए, 8 बन गए, 2 नहीं बने, फिर आप उनको ट्राई करने लगते हो, फिर पीछे आंसर में देख रहे हो, अरे यार ये तो ऐसे होना था। तो उससे क्या हो गया, वो आपको क्वेश्चन का मेथड ही पता चल गया, अच्छा ये वाला फॉर्मूला लगाना था। तो कहीं ना कहीं आपको एक तरीका और पता चल गया ना कि यार ऐसे नहीं, ऐसे करता तो मेरा आंसर आ जाता, है ना। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये प्रोसेस लगाना, ये वाला नहीं लगाना। तो आप उनसे सीखोगे, आंसर को रटो मतो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो कि यार इसने ऐसा क्यों करा, मेरे से आंसर क्यों नहीं आया, इसका आंसर क्यों आया। तो आप उन सॉल्यूशंस की हेल्प लो, ठीक है, क्योंकि उससे तुम्हें बहुत फायदा होएगा बच्चों। ठीक, अगला मॉक टेस्ट लगा रहे हो, मॉक टेस्ट लगाओगे, अच्छे सारी चीजों को कवर करोगे, और लास्ट के सबके साथ PYQ, जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो उसके PYQ लगाओ ना यार। अब एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, सर मैंने थ्योरी पढ़ ली है, सर मैं थ्योरी पढ़ता हूँ अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है, सर मेरे को टाइम ही नहीं मिलता, सर पता है बहुत सारे चैप्टर के तो टेस्ट आ जाते हैं, सर क्वेश्चन लगाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, सर मैं थ्योरी पढ़ने में लग जाता है मेरा पूरा समय, टाइम ही नहीं मिल पा रहा क्वेश्चन लगाने का। ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, कमेंट में बताओ मेरे को ऐसे कितने बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है, सर मेरी थ्योरी खत्म नहीं हो पाती, मेरे को क्वेश्चन के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। होता है ना, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। परंतु यार इन चीजों को आपको ही तो निपटाना पड़ेगा। रिवीजन प्लान, इनके रिवीजन प्लान में प्रॉब्लम होती है, इनके पास कोई रिवीजन प्लान ही नहीं होता है कि मेरे को कैसे कैसे किसको निपटाना है। मैं आगे का पढ़ता जा रहा हूँ, पीछे का साफ हो रहा है, ठीक है। मैंने केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ लिया, इनऑर्गेनिक पढ़ लिया, अब हमारे सर ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं, मेरे को फिजिकल का उड़ गया, इनऑर्गेनिक का उड़ गया सर, ठीक है। मैं उनके लिए उनको पढ़ ही नहीं रहा हूँ, उनके लिए टाइम ही नहीं मेरे पास, ठीक है। टाइम तो निकालना पड़ेगा बेटा, सबके पास 24 घंटे, तुम्हारे पास भी, जो टॉपर होते हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं। यार आपके दिन को सही तरीके से आप यूटिलाइज करो ना तो सब कुछ होएगा यार। इधर उधर की फालतू चीजों में टाइम क्यों दे रहे हो। अभी तुम्हें सोशल मीडिया से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि यार किसकी शादी हो रही, किसका क्या हो रहा है, किसके यहाँ पे क्या क्या फंक्शन हो रहा है, कोई मतलब नहीं होना चाहिए। थोड़े स्वार्थी बन जाओ खुद के लिए, ठीक है, खुद के लिए थोड़ा सोचो एक कदम बढ़ करके यार कि अगर आज हमने डॉक्टर बन गए तो हमारे बहुत फायदा होंगे आगे चल करके। तो आपका कोई रिवीजन प्लान ही नहीं है, इस रिवीजन प्लान में गड़बड़ है तो इसको ठीक करो, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी न के बराबर है, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी न के बराबर है। आप थ्योरी है और आप रेगुलर टेस्ट नहीं दे रहे हो, टेस्ट में कहीं ना कहीं मक्कारी कर रहे हो, ठीक है। किसी भी तरीके से आप टेस्ट छोड़ो, पर आप टेस्ट छोड़ रहे हो, ये हकीकत है बेटा, आपको मानना पड़ेगा। और दूसरी बात, आप पढ़ ही नहीं रहे हो, ठीक है। आप पढ़ाई को टाइम तो दे रहे हो बेटा, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं हो पा रही है ना, ठीक है। सर मैं सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक पढ़ रहा हूं, उसमें खाना भी आ गया, थोड़ी देर सोना भी आ गया, मोबाइल चलाना भी आ गया, सब कुछ हो गया। इफेक्टिव कितना किया, मुश्किल से 2 से 3 घंटे, वही है बेटा तुम्हारी इफेक्टिव पढ़ाई। लेकिन उस इफेक्टिव पढ़ाई को बढ़ाना भी तो पड़ेगा, हाँ है ना। तो जरा देखो ध्यान से यार, अगर कोई भी बच्चा है, देखो ध्यान, सबसे पहले तो तुम्हारी नींद, स्लीपिंग भी जरूरी है। हाँ जी, अगर हम बात करें एक नॉर्मल स्टूडेंट, भाई कितने घंटे की तुम्हें स्लीप लेनी चाहिए, मतलब नींद कितने घंटे की जरूरी है, कम से कम 6 से 7 घंटे काफी बेटा, 6 से 7 घंटे काफी है, आराम से 6 से 7 घंटे काफी है। मैं तो ये बोलूंगा कि आप आराम से रात को 11 बजे सो जाओ, 11 बजे सो जाओ, सुबह 5 बजे उठ जाओ आराम से, ठीक है, ठीक है। सोने का टाइम अगर अपन देखें, सोने का समय देखो, अगर मैं नॉर्मल आपकी बात करूं कि 11 से 5 बजे, ठीक है, रात को 11 से सुबह 5 बजे तक इस टाइम को सोने में यूज कर लो, बाकी टाइम पर पढ़ाई करो। लेकिन पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, पता है सर मैं दिन में पढ़ नहीं पाता, सर दिन में बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल रहता है इसलिए पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, मैं रात को ही पढ़ता हूं। तो यार ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। बहुत सारे बच्चे रात को पढ़ते हैं,
कि सर मैं दिन में थोड़ा बिजी रहता हूँ, दिन में सो लेता हूँ, पर मैं रात में बहुत अच्छे खींच लेता हूँ सब्जेक्ट को। मैं 11-12 बजे से पढ़ने बैठता हूँ, सुबह 3-4 बजे तक तो निपटा देता हूँ, फिर 4 बजे सोने लग जाता हूँ। 4 से आराम से 9 बजे तक 10 बजे तक सोता हूँ, फिर वापस से पढ़ने लग जाता हूँ। तुम्हारे ऊपर है, शेड्यूल बनाना तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। कोई इस टाइम पर सोता है, कोई किसी भी टाइम पर सोता है, बट मैं तो ये बोल रहा हूं आप इतने घंटे सो ना, बाकी टाइम पढ़ाई करो, ठीक है। इतने घंटे सो लो, आप 2 घंटे आपके इस टाइम में से निकाल करके, भाई आपके पास 24 घंटे थे जिसमें 7 घंटे आप सो लिए, 2 घंटे आपके खाने पीने जो भी आपका डेली का काम होता है वो कर लिया। नहाने की जरूरत हो तो नहाओ, वरना कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। ओके, आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन जब आप पढ़ने बैठोगे ना तो आपको लगेगा यार मैं बाल भी क्यों धोऊं, उनको साफ करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसा होता है, अचानक से पता दिमाग में ऐसी चीजें आने लगती है, यार नहीं ये तो मेरा टाइम खराब कर रही है। ऐसा आपके साथ होता है कि नहीं होता है यार? जरा देखो, कम 2 घंटे में आप ये सारे काम कर लो, खाने पीने के जो कि सुबह शाम के जो भी सब मिला करके 2 घंटे। अब बाकी टाइम पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, ठीक है। ओके, बाकी आपके पास 7 घंटे, 2 घंटे ये अलग हो गए, 9 घंटे, तो बचे कितने? 13 घंटे तो बच गए ना तुम्हारे पास। कितने? 15 घंटे बच गए तुम्हारे पास। अब पढ़ाई के ये 15 घंटे हैं, ये 15 घंटे आप आराम से 15 घंटे निकाल सकते हो। चाहो तो आप इसमें से 2 घंटे और कम कर लो कि सर मेरे को थोड़ा ना रिलैक्स होना भी चाहिए, सर 1 घंटे में दिन में सो लो आप। 1 घंटा, इस 15 घंटे में से 1 घंटा आप क्या निकाल लो? 1 घंटा दिन में सोने का। भाई सर दिन में थोड़ा रेस्ट भी तो चाहिए, दिन में सोने का निकाल लो। दिन में सोना 1 घंटा बहुत ज्यादा है, 45 मिनट काफी है, ठीक है। 1 घंटा दिन में सोने का निकाल लो आप। उसके अलावा भी तो आपके पास 14 घंटे बच रहे हैं। सर मेरे को थोड़ा शाम को थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए भी चाहिए, ले भाई तो इसमें से 1 घंटा और कम कर दे, ठीक है। 1 घंटा, ठीक है, ऐसे ही माइंड फ्रेश के लिए, मूड फ्रेश करने के लिए सर थोड़ा बहुत मैं इधर अपने दोस्तों के पास चला जाता हूँ, ठीक है। अब तो तेरे पास 13 घंटे बच गए, अब तो बहाने नहीं है तेरे पास, तेरे को कोई भी काम नहीं करना है पढ़ाई के अलावा। 13 घंटे तो है ना, 13 घंटे में कुछ भी कर सकता है भाई, ठीक है। इस 13 घंटे को तू पीसीबी में डिवाइड कर ले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तुम्हारी बायोलॉजी वैसे ही बहुत अच्छी होती है। एक बायोलॉजी वाले बच्चे की बायोलॉजी तो सबसे अच्छी होती है, उसको तो सबसे ज्यादा स्कोर उसमें करना ही चाहिए। 360 का पेपर आता है, तुम्हारे कम से कम 345 350 नंबर तो आने चाहिए यार, तभी तो तुम अच्छे से नीट कॉलेज में मतलब तुम नीट क्वालिफाई कर पाओगे। कम से कम तुम्हारे को यहां पर बायोलॉजी बहुत अच्छे से करनी चाहिए, ठीक है। फिर आती है तुम्हारी केमिस्ट्री और फिजिक्स की बारी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की बारी। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमारे का ना, हम कोचिंग वगैरह भी जाते हैं तो उसका टाइमिंग वगैरह, यार वो तो मैनेज करना पड़ेगा आपको कैसे न कैसे करके, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अभी धीरे धीरे बोर्ड एग्जाम से फ्री हो जाएंगे, ठीक है। ओके, बहुत सारे बच्चों के लगभग सिलेबस कवर हो चुके हैं। कुछ बच्चे भी लास्ट टाइम पे जाग रहे हैं कि सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं क्या करूं सर, मैंने अभी बोर्ड एग्जाम दिया है, अब मैं आगे चल करके नीट की तैयारी करना चाहता हूं, ये मैंने सोचा है, तो उसके बारे में आप बताइए मैं किस तरीके से प्लानिंग बनाऊं। तो जरा देखो ध्यान से, ऐसे बच्चों के पास मान के चलो 5-6 घंटे वो कोचिंग में दे रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उसके अलावा भी 7 घंटे बाकी है बेटा, आराम से तुम कवर कर सकते हो, आराम से कवर कर सकते हो बच्चों, ठीक है। उनके लिए भी आप अच्छे से कवर कर सकते हो। 6 से 7 घंटे आप दे रहे हो ना, 6-7 घंटे में 2 घंटे केमिस्ट्री को, 2 घंटे फिजिक्स को, 2 घंटे बायोलॉजी को, दो यार, आराम से कवर कर पा रहे हो। समय बहुत है, बस वो हमें दिख नहीं रहा है, समय बहुत है वो हमें दिख नहीं रहा है बेटा, क्योंकि बाकी बच्चे भी तो यार इसी टाइम में कर रहे हैं ना। उनके लिए अलग से 25वां घंटा नहीं है, आपके पास है, ठीक है। आपके पास 24 घंटे, उनके पास 25-26 घंटे है क्या? नहीं है, उनके पास भी उतना ही है जितना आपके पास है, बस आपको कवर करना पड़ेगा। अगर आप आराम से 13 घंटे निकाल पा रहे हो, बहुत सारे बच्चे तो भाई कम से कम आराम से नॉर्मल 13-14 घंटे कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सर अभी हम नहीं दे पा रहे, तो यार कुछ टाइम बाद आप देने लग जाओगे। मान लो अभी आप जहां भी पढ़ रहे हो, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मान लो अभी आपके पास टाइम नहीं है, कम से कम आप 8 से 9 घंटे तो सेल्फ स्टडी को दे सकते हो। बाकी चीजों में टाइम निकालो। आपको लगता है कि यार मेरा बाकी चीजों में समय ज्यादा वेस्ट हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं सही तरीके से यूटिलाइज करो। और
अपने आसपास का माहौल पॉजिटिव रखो, या तुम कभी ऐसे लोगों से बात ही मत करो जो तुम्हें उल्टा गलत राय दे, यार नीट तो तुम नहीं निकाल सकते, देख ऐसे लोगों से दूर ही रहो, ठीक है, क्लियर हुआ। वो फालतू में आपके दिमाग में गलत गलत थॉट ला देंगे, अरे यार ये तो इंग्लिश मीडियम के लिए, ये हिंदी मीडियम के बच्चे नीट एग्जाम निकाल ही नहीं सकते। भाई अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए नीट का एग्जाम नहीं होता तो जो एनटीए है, जो देश की इतनी बड़ी संस्था है, वो फिर 2 मीडियम में 2 अलग अलग लैंग्वेज में पेपर ही क्यों करवाती? अगर उनको इंग्लिश मीडियम के ही बच्चे लेने होते तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए पेपर क्यों करवाती? वो इंग्लिश में लेती फिर पेपर। तो हिंदी मीडियम का बच्चा भी उतना ही काबिल है जितना कि इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, बस वो थोड़ा ना सही तरीके से उसको पॉलिश नहीं किया गया है। तो इन बातों का ध्यान रखें बच्चों, आप अच्छे से सारी चीजों को कवर कर सकते हैं, बस आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बाकी चीजों में टाइम मत दीजिए। यार मैं फिर बोल रहा हूं, आपको बाकी चीजों में टाइम नहीं देना है। सर मेरे दोस्त की शादी है, मेरे उसकी शादी है, मेरे इनकी शादी है, नहीं, बाद में जाना डॉक्टर बन के, उनको अच्छा लगेगा कि मैं आपकी शादी में नहीं आ पाया था, मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा था, अब मैं डॉक्टर बन गया हूं, ठीक है। बाद में मिलने जाओ ना, उनको भी खुशी होगी कि यार वाकई में चलो बहुत बढ़िया है, आपने वो इन्वेस्टमेंट किया, बहुत आगे चल करके आपको उसने फायदा दिया, ठीक। तो आप ऐसे काम करो, पढ़ाई करो, जितना हो सके पढ़ाई करो। सर मैं तो केवल 4 से 5 घंटे पढ़ पाता हूं, सर कितना टाइम दूं? यार सिलेक्शन आपका होएगा, मेरा नहीं। तो आपको जितना लगता है उतना कर लो ना, बाकी 6 से 7 घंटे आप सो, बाकी जितना मर्जी पड़े, आपको लगता है पढ़ाई करना है तो करो। सर मैंने आज 2 चैप्टर कर लिए, सर मैं क्या 3 चैप्टर करूं तो अच्छा रहेगा? भाई करना, क्यों दिक्कत ले रहा है? ये कैसे कैसे बेहुदा सवाल होते हैं भाई बच्चों के, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार अगर 1 चैप्टर ज्यादा पढ़ने से डेली मेरा ही फायदा हो रहा है तो मैं क्यों नहीं करूं? इतने भोले भोले क्वेश्चन भी नहीं पूछने चाहिए, ओके। तो इन बातों का ध्यान रखें। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके बारे में मैंने अभी बताया कि जो अभी 12th कंप्लीट कर चुके हैं, परंतु अभी नीट के लिए उतना अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि सर मेरे को कैसे पढ़ना है, सर मैंने तो अभी केवल बोर्ड की प्रैक्टिस करी है, मैं नीट की प्रिपरेशन उतने अच्छे से नहीं कर पाया। तो यार उन बच्चों के लिए हम लेकर आए एकलव्य बैच। उन बच्चों के लिए हम लेकर आए एकलव्य बैच, जो कि फरवरी 13 से स्टार्ट हो रहा है। 13 फरवरी से ये बैच स्टार्ट हो रहा है बच्चे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नीट का एग्जाम देना तो चाहते हैं कि सर मेरा भी ड्रीम है, मैं भी 12th में सर बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, मैं भी नीट का एग्जाम देना चाहता हूं, लेकिन सर मेरी उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है क्योंकि अभी तक तो मैंने बोर्ड एग्जाम के लिहाज से पढ़ा है। मैं बता दूं बच्चों, उन सब बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि नीट के पेपर में 11वीं भी आती है, 12वीं भी आती है। और आपने हर जगह सुना होगा कि सर बेसिक एनसीईआरटी के ऊपर पेपर आता है, ऐसा नहीं है। बेसिक एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी वही हल कर पाएंगे जिन्होंने अच्छे से प्रश्न लगाए हैं। अगर किसी 12th वाले बच्चों को बोल दिया जाए ना तो नीट का पेपर निकाल दे, नहीं निकाल पाएगा क्योंकि उसकी वो प्रैक्टिस नहीं है। तो आपकी वो वैसी प्रैक्टिस हो सके जैसे कि नीट के लेवल में, नीट के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए जरूरी है एक सही बैच जिसका नाम है बच्चों एकलव्य बैच। और हिंदी माध्यम के लिए तो सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है बच्चों डाउटनट। बुरा मत मानिएगा, हिंदी माध्यम के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है डाउटनट, क्योंकि यहां पर आपके पैसे भी बच रहे हैं और सही उस लेवल की पढ़ाई भी हो पा रही है जो आपके नीट के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नीट 2023 के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है आपको अभी से, तो 13 फरवरी से बेटा बैच स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है एकलव्य बैच। इस एकलव्य बैच में क्या होएगा? सबसे पहली बात, लाइव कक्षाएं होएगी। लाइव कक्षाएं होएगी बच्चों, इसमें आपको लाइव कक्षाएं मिलेगी, ओके, जिसमें आपको टीचर लाइव आके पढ़ाएगा, अच्छे से आप अपने सवाल जवाब जो भी है वो अच्छे से कर सकते हो, ठीक। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर आप यूट्यूब पर फ्री में क्यों नहीं पढ़ाते हो, अब सर आप कितनी क्लासेस क्यों नहीं हो पा रही है? यार जहां अगर हम जो बच्चे पैसे दे करके पढ़ रहे हैं और जो फ्री वाले पढ़ रहे हैं, तो फ्री में तो कभी आप भी लापरवाही कर जाओगे कि यार आज क्लास नहीं देखते ना, कल देख लेंगे, लेकिन लाइव में जब आप पैसे देकर पढ़ोगे ना बेटा तो आप जरूर पढ़ोगे, क्योंकि आपने उस चीज का पैसा दिया है तो आप सर्विस जरूर लोगे उस चीज की। और नीट के साथ आपको नर्सिंग की भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नीट के एग्जाम में, देखो सिलेक्शन हर एक का नहीं होता है, ठीक है, सिलेक्शन उन्हीं का होएगा जो बढ़िया करेंगे, परंतु यार जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाए, जिन्होंने मेहनत करी है फिर भी नहीं हो पाया, उनके साथ नाइंसाफी न हो, उनके लिए नर्सिंग का भी ऑप्शन खुला रहेगा। तो आपको नर्सिंग के लिए भी बढ़िया से प्रिपेयर किया जाएगा। और टेस्ट सीरीज
टेस्ट सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा है ना, जितने ज्यादा टेस्ट लगाओगे उतने बढ़िया आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। और टीचर की स्लाइड, आपको टीचर्स की स्लाइड दी जाएगी बच्चों। PYQs, जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो उसके प्रश्नों को बारे में तो पता होना में, कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं इस एग्जाम में उनको हम बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, सर इस बैच में कौन से टीचर्स हमें पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि हर एक बच्चा चाहता है कि सर मेरे पसंदीदा टीचर उसमें पढ़ाए। एक अलग ही वो होता है ना, मतलब अटूट रिश्ता जिसे बोला जाता है बच्चों। तो चिंता मत करिए, वो सभी टीचर्स आपको इसमें मिलने वाले हैं बेटा, जिनको आप जानते हैं, जिनसे आप अच्छे से रेगुलर पढ़ते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पर फ्री क्लास में पढ़ते हैं। ओके, परंतु वो क्लासेस कभी कभी हो पाती है, कभी नहीं हो पाते बेटा, पर ये क्लास रेगुलर होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं इसमें केमिस्ट्री में आपको मिलेंगे 2 टीचर, एक है बेटा आपके विक्रम सर और दूसरा हूं बच्चों मैं कामेश सर। ठीक है, विक्रम सर को हर एक बच्चा जानता है, लगभग 12th बोर्ड का हर एक बच्चा जानता है बेटा। ओके, और मैं केमिस्ट्री में पढ़ाता ही हूं बच्चों आपको कामेश सर। हाँ जी, और अगर हम बात करें यहां पर बायोलॉजी में बच्चों आपको मिलेंगे पार्थ सर, हर एक बच्चा अच्छे से जानता है, और आपको मिलेंगे यहां पर योगेश सर। ये दोनों मिलकर के बच्चों आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे। और बात करें हम फिजिक्स की, तो यहां पर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे विपिन सर, और यहां पर आपको पढ़ाएंगे पालीवाल सर, शुभम पालीवाल सर। ओके, तो उम्मीद है ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आई होगी, हर एक बच्चे को क्लियर हुई होगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर हमें बायोलॉजी कौन पढ़ाएगा, सर हमें केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा, सर हमें फिजिक्स कौन पढ़ाएगा। तो देख लो बच्चों, और एक और बात, सारी क्लासेस मॉर्निंग में होगी, सारी क्लासेस मॉर्निंग में होगी। वरना बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर शाम को हम फ्री नहीं रहते। अब देखो आप स्कूल से ही फ्री हो चुके हो, तो आप मॉर्निंग में आओ, अच्छे से यहां पर पढ़ाई करो, सारी चीजें क्लियर करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के शाम होते होते डेटा खत्म हो जाता है। ठीक है, हाँ जी सर, इस कोर्स की प्राइस क्या है? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, 13 फरवरी तक अगर आप इस कोर्स को बाय करते हैं, खरीदते हैं, तो ये आपको मिलेगा 1999 रुपए में। कब? जब आप कूपन कोड लगाएंगे एकलव्य, जब आप कूपन कोड लगाएंगे एकलव्य। स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम्हारे सबसे काम की चीज है बेटा, कि मेरे को इस कोर्स को खरीदना है। कॉन्टेक्ट नंबर यहां रहे, 13 तारीख लास्ट डेट है, इतने का है, इतने में मिलेगा जब हम कूपन कोड लगाएंगे क्या? एकलव्य। ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग अच्छे से देख लीजिए, काम आएगा तुम्हारे। और मैं चाहता हूं यार तुम इसमें पढ़ो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप YouTube पे क्लास क्यों नहीं लेते हो, सर YouTube पे क्लास क्यों नहीं ले पाते हो, क्योंकि बेटा पेड बैच में इतनी क्लासेस रहती है यार। तो अगर हम आपको पेड बैच में पढ़ा रहे हैं तो यहां आइए, आपको रेगुलर क्लासेस मिलेगी, अच्छे से मिलेगी, सारी चीजें क्लियर कर पाओगे। ओके, ध्यान से। अच्छा, तो इस बात का ध्यान रखिए बेटा, ये है हमारा कूपन कोड एकलव्य, जो कि आपको कोर्स पड़ेगा 1999 रुपए, लगभग 2000 रुपए। तो ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें और डेली के डेली समय निकालें बच्चों पढ़ाई करने के लिए। ओके, आपको तो उल्टा बाकी चीजों के लिए समय निकालना पड़े, ऐसा अपना टाइट शेड्यूल बनाओ कि सर मेरे को तो पढ़ाई करने के अलावा बाकी काम सूझता ही नहीं है, मेरे को तो उनके लिए समय निकालना पड़ता है, मेरे लिए पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी ये चीज होना चाहिए तो ही मजा आएगा। ओके, वरना समय तो निकलता जा रहा है, वरना तो समय निकलता जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है समय कैसे कैसे भाग रहा है, पता ही नहीं चल रहा है हमें, समय भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, किसी के नहीं लिए रुक रहा है बेटा, न मेरे लिए रुक रहा है, न आपके लिए रुक रहा है। मैं आपके लिए फिर बोलना चाहता हूं, ये मौका आपको अभी मिला है, इसको पकड़ लो। ठीक है, इसी के साथ बच्चों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू बच्चों।